वेलकम है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम इकोसिस्टम, पारितंत्र और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। शुरुआत करते हैं इकोसिस्टम या फिर पारितंत्र के साथ। ये जो टर्म है ये सबसे पहले किसने हमारे सामने प्रेजेंट किया है? एजी टैंसले। एजी टैंसले का नाम याद रखिएगा। और कब की बात हो रही है? 1935 की। 1935 में एजी टांसले ने पहली बार इस टर्म को हमारे सामने प्रेजेंट करा था। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब होता क्या है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम या पारितंत्र ये प्रकृति की ऐसी क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट है, जिसके अंदर जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल अन्योन्य क्रियाएं सम्मिलित हैं। इकोसिस्टम क्या हुआ? ये एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, जिसके अंदर क्या है? कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन हो रहे हैं। किनके किनके बीच में? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक इनको कहा जाता है जो लिविंग होते हैं। जैविक, जैविक को हम बायोटिक कहते हैं। और ये लिविंग वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इंक्लूड कर रहा होता है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस होते हैं। आसान शब्दों में क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तालाब का। तालाब भी अपने एंड पे क्या है? एक इकोसिस्टम है, एक पारितंत्र है। कैसे देखते हैं? अब उसके अंदर लिविंग कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल के तौर पे हमें कौन कौन मिल जाएंगे भाई? उसके अंदर मेढक है, उसके अंदर हमारे छोटे प्लैंक्टन्स हैं, कीड़े हैं, मछलियां हैं, ये सब रह रहे हैं। अब जब ये रह रहे हैं तो ये किस में रह रहे हैं? ये पानी के अंदर रह रहे हैं। जहां पे हमारा तालाब है वहां पे सैंड है, पत्थर हैं, मिनरल्स हैं वहां पे। और इनके बीच में क्या हो रहा है? अनेक प्रकार का इंटरैक्शन हो रहा है। ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है या फिर ये जो अन्योन्य जटिल अन्योन्य क्रियाएं हैं, किसके किसके बीच? बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग, जैविक और अजैविक घटकों या कंपोनेंट्स के बीच में होती हैं। इस पूरी जगह को जहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम या फिर पारितंत्र, ठीक है। और ये जो एक ब्रीफ मैंने आपको बताया है उसको भी आप ध्यान रखिएगा। एजी टैंसले, है ना? एजी टैंसले का नाम आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ठीक। अब इसी के अंदर क्या है? कुछ एक और हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स हिंदी में क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर्स को, इनको उत्पादक कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स या फिर उत्पादक। ये कौन है? नाम से आपको पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये भोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो पूरा पारितंत्र है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोड्यूसर्स या उत्पादक रिस्पॉन्सिबल है। पूरे पारितंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। एक तरीके से किचन हो गया। पूरे इकोसिस्टम का खाना कहाँ बन रहा है? प्रोड्यूसर्स या उत्पादक के पास। ये किनको कहा जाता है प्रोड्यूसर्स? ये हरे पौधों को कहा जाता है, ग्रीन प्लांट्स या फिर हरे पादप। इसमें हम लिख सकते हैं ये कौन है? ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे। करते क्या हैं? ये पूरे जो इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, उसके लिए भोजन या फूड का निर्माण करते हैं। कर कैसे रहे हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? ये जो प्रक्रिया है जिसके सहायता से पूरे इकोसिस्टम के लिए भोजन का निर्माण कर रहे हैं, उस प्रक्रिया, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोसेस याद रखेंगे। प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हिंदी में हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया हो, आप याद करने की कोशिश कीजिए। कौन कौन सी चीजें हैं जो हरे पौधे इनटेक करते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो बाहर निकलती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? व्हाट ऑल दे रिसीव एंड व्हाट ऑल दे emit during the process of photosynthesis और प्रकाश संश्लेषण। याद करने की कोशिश कीजिए।
और बनता क्या है, आउटपुट क्या निकल के आता है। तो जैसे हमने पोषण वाली क्लास के अंदर पढ़ा था कि हम जो मनुष्य हैं या जो एनिमल्स हैं, हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, हमने आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट से। और प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो हमारे शरीर के निर्माण करने का कार्य करते हैं, ऊर्जा वो भी देते हैं, लेकिन हमारा शरीर प्रोटीन का इस्तेमाल कैसे करता है, शरीर का निर्माण करने के लिए। सो सेम वेज जब प्लांट्स भी प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पे जो निकल के आता है आउटपुट, वो क्या निकल के आता है, ग्लूकोज निकल के आता है। ग्लूकोज इज अगेन शॉर्टर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जब विघटन किया जाता है शरीर के अंदर, जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है, वो जो हमारा छोटा फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होता है कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या कहा जाता है, ग्लूकोज कहा जाता है, हमने पढ़ा था। इनफैक्ट हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, C6H12O6। तो यहाँ पे भी जो निकल के आएगा वो क्या होगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा, और उसके बाद हवा में रिलीज होता है वाटर और ऑक्सीजन। सो ये चीजें हम किसके अंदर याद रखेंगे, फोटोसिंथेसिस के अंदर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो चीजें और नोट डाउन कर सकते हैं। इनको हरे पौधों या प्रोड्यूसर्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, ये नाम याद रखेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। इनको क्या कहते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी यानी ये अपना पोषण खुद से करते हैं, ये अपना भोजन, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, इनको स्वपोषी कहा जाता है। ठीक, अब ये बनाते समय क्या क्या कर रहे हैं, मिट्टी से जो जमीन में पौधे की जड़ गई हुई है जमीन के अंदर, वहां से वो क्या क्या एब्जॉर्ब कर रही है, मिट्टी से क्या ले रहे हैं, तो मिट्टी से हम ले रहे हैं जल व खनिज। जो हमारे पौधे हैं ये मिट्टी से क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स, जल और खनिज। खनिज या फिर पोषक तत्व, जैसे भी आपके एग्जाम में आएगा समझ जाइएगा, खनिज या फिर पोषक तत्व ये मिट्टी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके अलावा वायु से क्या ले रहे हैं, मिट्टी हो गया। अब वायु से क्या ले रहे हैं, CO2, करेक्ट, बिल्कुल सही सोचा आपने। और तीसरा सूर्य, सूर्य को नहीं भूलेंगे हम, क्योंकि उसके प्रेजेंस के बगैर हमारा ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। सो वायु से ले लिया CO2, और सूर्य से क्या ले लिया, ऊर्जा, करेक्ट। और प्लांट्स के पास अपने से पहले से क्या है, क्लोरोफिल। वो जो ग्रीन कलरिंग पिगमेंट होता है ना, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। सो उनके पास अपने पास पहले से क्लोरोफिल है, जो सूर्य की प्रकाश के सामने क्या करते हैं, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर मिट्टी से एब्जॉर्ब करके पत्ती तक पहुंचाने का काम किसने करा, स्टेम ने और ब्रांचेस ने। सो रूट ने एब्जॉर्ब करा, जो जड़ है उन्होंने जल और खनिजों को क्या करा, मिट्टी से एब्जॉर्ब करा, फिर स्टेम की सहायता से वो ऊपर की ओर गया, फिर ब्रांचेस से कहाँ पहुंच गया, पत्तियों के पास पहुंच गया। सो ये आ गया पत्तियों के पास, फिर उन्होंने एयर में से क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और सनलाइट सूर्य से हो गया, और उनके पास अपने पास पहले से ग्रीन कलरिंग पिगमेंट है जो कि है क्लोरोफिल। अब इन सब की सहायता से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, निकल के क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा, ऑक्सीजन आएगा और वाटर आएगा। ये वाटर अगेन इवापोरेशन वाले प्रोसेस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि काफी हद तक जब जो हमारा वाटर साइकिल के अंदर इवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, उसमें बहुत अच्छी खासी भूमिका हरे पौधे भी निभाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। एक इसमें चाहे तो एक्सेप्शन याद रख सकते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं कैक्टस या फिर नागफनी। नागफनी के अंदर जो ये फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है, ये कहाँ पे होता है, उसके स्टेम में होता है। कैक्टस या नागफनी आपको याद आ रहा होगा। सो कैक्टस या नागफनी के अंदर क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, उसी में से दूसरे दूसरे हमारे स्टेम निकले हुए होते हैं। अब अगर आप इनको ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लंबे लंबे कांटे दिख रहे होते हैं। सो ये जो कांटे होते हैं ये पहले क्या थे, ये पत्तियां थी।
और जिस तरीके के क्लाइमेट या टेम्परेचर के अंदर नागफनी का पौधा रह रहा है उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है कि जो जल है उसके अंदर, जो बड़ी मुश्किल से जमीन से मिला था नागफनी को जल, अगर और पौधों की तरह वहां से भी जल अवशोषित होता रहेगा तो ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा उस तरीके के एनवायरनमेंट में या टेम्परेचर में। सो नागफनी ने क्या करा है, अपने आप को अडॉप्ट करा है, इवॉल्व करा है और परिस्थितियों के हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन लेके आया है। सो जल वाष्पीकरण ना हो इसके लिए नागफनी की पत्तियां किसमें बदल जाती हैं, कांटे में बदल गई। स्लो प्रोसेस हुआ, सालों साल के बाद इस पौधे ने अपने अंदर परिवर्तन लेके आया और उसने क्या करा, पत्तियों को किसमें बदल दिया, कांटों में। सो अब वहां से जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो रही, पर क्लोरोफिल अभी भी है नागफनी के पास, अभी भी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है। कहाँ करेगा, स्टेम में। आप वो देखते हैं, वो जो ऐसे चपटे चपटे आकार के होते हैं ना, वो क्या है, उस पौधे का स्टेम है और वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, कैक्टस या फिर नागफनी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहाँ पे पत्तियों की बजाय स्टेम में फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया या प्रोसेस पूरा किया जाता है। ठीक है, सो ये बात हो गई हमारे प्रोड्यूसर्स की। इकोसिस्टम के अंदर याद रखिएगा, प्रोड्यूसर्स वो हैं जो कि पूरी पारितंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। इनके अंदर कौन इंक्लूड किए जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स, और उस प्रक्रिया का क्या नाम है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, अब जो और ये जो दूसरे नाम मैंने बताए हैं इनको भी याद रखिएगा, इनको ऑटोट्रॉफ्स या फिर स्वपोषी कहा जाता है। अब प्रोड्यूसर्स ने जो खाना बना दिया, जो भोजन का निर्माण कर दिया, उनको सिर्फ पौधे ही यूटिलाइज करेंगे, नहीं। सो प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे दूसरे नंबर पे आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स, इनको हिंदी में क्या कहा जाएगा, उपभोक्ता। कंज्यूमर्स को कहा जाएगा उपभोक्ता। अब ये क्या है, इनके लिए भी आप नाम याद रखिएगा। जैसे प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, वैसे ही कंज्यूमर्स को कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक। सो ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स के बनाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स, हिंदी में हम इनको कहेंगे विषम पोषी। ठीक है, अब ये क्या है, इनके अंदर आप किसको किसको इंक्लूड करेंगे। सो कई तरीके के इसके अंदर हो जाएंगे। कंज्यूमर से रिलेटेड हमने पढ़े हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, उन पे आएंगे। पर उससे पहले क्या करते हैं, किस तरीके का भोजन कर रहे हैं हमारे जीव, उसके बेसिस पे आप इनको तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तीन श्रेणियों में हम उपभोक्ता को बांट सकते हैं। किसके बेसिस पे, भोजन के पसंद के आधार पर। किस प्रकार का भोजन ये करना चाहते हैं उपभोक्ता, उनके पसंद के आधार पर हम उनको तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, पहली है हर्बीवोर्स, दूसरे कार्निवोर्स एंड ऑमनीवोर्स। सो हर्बीवोर्स क्या खाएंगे, हरे पौधे खाएंगे, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। कार्निवोर्स क्या खाएंगे, ये दूसरे जंतुओं को खाएंगे। और जो हमारे ऑमनीवोर्स हैं, ये पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं। ठीक, सो हर्बीवोर्स को हम कहेंगे शाकाहारी। जब टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे उसके अंदर हमारे हर्ब्स और शाक भी हैं, सो ये भी आपको वहां पे हेल्प करेंगे। ठीक, उसके बाद कार्निवोर्स के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं मांसाहारी, और ऑमनीवोर्स को कहा जाता है सर्वहारी। सो सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, याद रखेंगे। ये खाते हैं हरे पौधों को, ये खाते हैं दूसरे जीवों को, और ये खाते हैं पौधे प्लस जीव दोनों।
सो हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल हाथी हो गया, गाय हो गया, रैबिट है, ग्रास हॉपर है, ये सब किसके अंदर आ गए? हर्बीवोर्स के अंदर। कार्निवोर्स के अंदर लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब आ जाएंगे। ओमनिवोर्स के अंदर हम हैं, मनुष्य इस श्रेणी में इंक्लूड किए जाते हैं। फिर कैट इंक्लूड की जाती है, कैट को आप इसके अंदर रख सकते हैं। कैट भी कार्निवोर्स के अंदर ही ज्यादा फिट बैठेगा। सर्वहारी दोनों को खाते हैं, सो इसके अंदर हम लिख सकते हैं, पिग्स को इंक्लूड कर सकते हैं, पिग्स। सो ये हो गए भोजन के पसंद के आधार पे हमारे कंज्यूमर्स की 3 कैटेगरी। ठीक, अब कंज्यूमर्स के बाद कौन आएंगे? डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स को कहा जाता है अपघटक। ये क्या करते हैं? इकोसिस्टम के अंदर किसी भी स्टेज पे, प्रोड्यूसर्स के स्टेज पे, कंज्यूमर के स्टेज पे, कहीं पे भी हरे पौधे या जीव अगर किसी वजह से अब जीवित नहीं रह गए हैं, वो क्या हो गए हैं? डेड हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे? वो कहीं ना कहीं वहां पे हमारा जो ऊर्जा है वो एक तरीके से वेस्ट हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर। अपघटक या डीकंपोजर्स क्या करते हैं? उस ऊर्जा को जो कि वहां पे वेस्ट हो रही थी, उसको वापस पारितंत्र का पार्ट बना देते हैं। वापस क्या करते हैं? इकोसिस्टम का पार्ट बना देते हैं। कैसे? जानते हैं। सो डीकंपोजर्स के अंदर किनको किनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो इसमें आ जाते हैं हमारे कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक, उसके अलावा कवक, फंजाई, कुछ छोटे इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, और एक आध एग्जाम्पल स्नेल्स की भी कैटेगरी है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, ये सब आ जाएंगे डीकंपोजर्स या फिर अपघटक की कैटेगरी में। इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा सैप्रोट्रॉफ्स। नाम याद रखिएगा, सैप्रोट्रॉफ्स, मृत पोषी। सो ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स एंड सैप्रोट्रॉफ्स, ये भी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, टर्म्स याद रखिएगा। ठीक, सो कंज्यूमर्स विषमपोषी कहे जाएंगे और डीकंपोजर्स मृतपोषी कहे जाएंगे। और इनके लिए जो इनका फंक्शन है इकोसिस्टम के अंदर, ये कौन सी भूमिका निभाते हैं, उसके लिए याद रखिएगा, ये जो न्यूट्रिएंट है या जो फूड है उसको ये वापस इकोसिस्टम के पार्ट बनाने का काम करते हैं। एक और टर्म याद रख सकते हैं, इनको डेट्रीवोर्स भी कहा जाता है, डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स भी हम इनको कहते हैं। हिंदी में कहेंगे अपर्दन भोजी। डिकम्पोजर्स के लिए 2 नाम बता दिए मैंने आपको, सैप्रोट्रॉफ्स और डेट्रीवोर्स। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम और इकोसिस्टम से रिलेटेड प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। सो अब पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होता है? खाद्य श्रृंखला होती है। सो जब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे थे उसके अंदर हमने प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा है। सो फूड चेन क्या है? ये अलग अलग श्रेणियां या सोपान हो गए कि किस तरीके से एक जीव दूसरे जीव को खाता है और किस तरीके से ये जो ऊर्जा हमारे प्रोड्यूसर्स ने जनरेट की थी, क्रिएट की थी, वो किस तरीके से अलग अलग सोपानों में आगे आगे बढ़ती है, किसको कितना प्रतिशत ऊर्जा मिलता है, इस चीज को हम जानेंगे फूड चेन के अंदर। सो फूड चेन या खाद्य श्रृंखला क्या है? हरे पादपों द्वारा निर्मित खाद्यों से प्राप्त ऊर्जा को, सो हमेशा शुरुआत में कौन आ रहे हैं? हमारे प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स, हरे पादप, और
ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ऊर्जा का निर्माण करा इन्होंने। सो कुछ ऊर्जा तो वो खुद यूटिलाइज करेंगे जो उनके अपने काम है, जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ग्रोथ है, और बाकी सारे जो अपने पौधे के अपने खुद के कार्य हैं जहाँ पे ऊर्जा चाहिए, उसके लिए कुछ तो वो खुद यूटिलाइज करेंगे। और जब इन पौधों को दूसरे जीव खाएंगे तो कुछ परसेंटेज ऊर्जा क्या होगी, हरे पौधों से उन जीवों के अंदर ट्रांसफर होगी। सो प्राप्त ऊर्जा को विभिन्न जीवों के क्रमवार अन्य जीवों को खाने और स्वतः भी खाए जाने को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, किसने बनाया, ग्रीन प्लांट्स ने क्या बनाया, फूड एनर्जी। एंड ट्रांसफर ऑफ ग्रीन एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ रिपीटेड ईटिंग, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फूड चेन। सो एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास हरे पादप में बिल्कुल प्रथम श्रेणी पे है ग्रास, घास। सो घास ने क्या करा, अपना ऊर्जा खुद से डेवलप करा। अब ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने। वो हरे रंग के आपने ग्रास हॉपर देखे होंगे, टिड्डे कहे जाते हैं। सो ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग, मेंढक ने। मेंढक को किसने खाया, स्नेक, सांप। और सांप को किसने खाया, ईगल, चील ने। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं हम किसका, फूड चेन का। सो कितने जीव इसमें इन्वॉल्व हैं, एक है प्रोड्यूसर ग्रास, और उसके बाद ये हमारे क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। ठीक, अब ये कंज्यूमर्स क्या है, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। ठीक, अब ये जो ईच स्टेप है इसके लिए याद रखिएगा, ईच स्टेप, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। ईच स्टेप को कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। जो ये जितने सोपान है इनको क्या कहा जाता है, पोषण स्तर। पोषण स्तर, ये याद रखिएगा, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन इसको भी आया हुआ है कि इन लेवल को हम क्या कहते हैं। सो अगर आप इसकी काउंटिंग करेंगे, सो जो पहला पोषण स्तर है वो किसका, ग्रास का हो गया, दूसरा ग्रास हॉपर का हो गया, तीसरे पोषण स्तर पे है फ्रॉग, चौथे पे है स्नेक, और पांचवे पे है चील। इस तरीके से हमारे ट्रॉफिक लेवल या फिर पोषण स्तर होते हैं। अब ये बहुत ज्यादा स्तर नहीं हो सकते, ये चीज ध्यान रखेंगे कि 3, 4, 5, 6 एक लिमिट हो जाती है पोषण स्तरों की, ट्रॉफिक लेवल की। बहुत ज्यादा स्टेजेस इसके अंदर डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि रीजन क्या है, हर स्टेज पे, हर ट्रॉफिक लेवल पे, हर पोषण स्तर पे जब ऊर्जा ट्रांसफर होती है तो पिछले ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे ऊर्जा का सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लगभग जहां पे भी इकोसिस्टम पे क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो कितना परसेंट ट्रांसफर हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, ध्यान रखिएगा 10%। सो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम नोट डाउन कर सकते हैं, 10% एनर्जी ट्रांसफर। ठीक, और जो हमारी 90% ऊर्जा है वो क्या हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है। 90% एनर्जी इज लॉस्ट, हानि हो जाती है उसकी। अब इसी के लिए एक और इंफॉर्मेशन हम याद रख सकते हैं, ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, ये दिया है लिंडमैन ने। लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है, लिंडमैन का 10% का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा फूड चेन होता है उसमें जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं,
एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है? 10% होती है। ठीक, सो ये बात तो क्लियर हो गया। अब एक और बात क्या याद रखनी है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये जो हमारे हरे पादप हैं ये कहाँ, ये क्या करेंगे, ये कौन सा प्रोसेस करेंगे? फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का। अब इसके लिए वो ऊर्जा किससे ले रहे हैं? इसके लिए ये ऊर्जा किससे ले रहे हैं? सन से ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली बात है, क्या याद रखना है? जब सूरज से हम ऊर्जा ले रहे हैं, हमारे पौधे, इनको कितना परसेंट मिलता है? सिर्फ 1%। ये अलग पॉइंट है। यहां मैंने आपको कितना बताया, कितना ट्रांसफर हो रहा है? 10%, 10%। इस वाले का फिर 10%, इस वाले का फिर 10%। लेकिन यहाँ क्या याद रखेंगे, ग्रास या जो हरे पौधे हैं, ये जब फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे होते हैं और ऊर्जा कहाँ से ले रहे होते हैं? सूरज से ले रहे होते हैं। अब क्या होता है, ऊर्जा का जो वेवलेंथ है, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसका जो वेवलेंथ है ना, वो इस तरीके का होता है कि पत्तियां ज्यादा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, अलग तरीके का वेवलेंथ होता है। सो ये जो पत्तियां है ना, ये बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाती हैं। सो मान के चलिए कि भाई 1% या 2% इतना ही। पर एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको 1% ही दिया जाएगा, बाकी का जो पूरा 99% है, ये क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके पास चला जाता है, जिसको सोलर एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी के अंदर। और इस वजह से जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो हमें गर्मी लगती है। तो ये किसकी वजह से होता है? 100% ऊर्जा आई। अब पूरा 100% जो सोलर एनर्जी है, ये पत्ते नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जो एब्जॉर्ब कर, जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं और जो वेवलेंथ आ रही है, वो ज्यादातर अलग होती है, कुछ एक ही वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बाकी सारा क्या होता है, वो पेड़ के दूसरे दूसरे जो हिस्से होते हैं उनसे टकरा के वापस एनवायरनमेंट में चला जाता है। और जो हमारे पर्यावरण के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या करते हैं, सूर्य से आती हुई सोलर एनर्जी को किस में बदल देते हैं? हीट एनर्जी में बदल देते हैं। और फिर हमको, आपको क्या लगता है? गर्मी महसूस होती है। ठीक है, सो 99% कहाँ चला गया? एनवायरमेंट के अंदर। सिर्फ 1% किसने एब्जॉर्ब कर पाया है? हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को एब्सॉर्ब कर पाए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। और दोनों परसेंट में कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे 10%, वहां पे 1%। सो यहाँ पे एक पॉइंट इसको भी याद रख सकते हैं, 1% है ना, 1% सोलर एनर्जी is captured, 1% solar energy is captured by plants, 99% lost। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो नाम के साथ हमने फूड चेन का एग्जाम्पल ऊपर देख लिया। अब क्या करते हैं, हम इनके जो श्रेणियों के नाम होते हैं उससे एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो सबसे पहले हमने लिख लिया सूर्य। ठीक, सूर्य से एनर्जी गई किसके पास? उत्पादक के पास। उत्पादक को किसने खाया? अभी हमने पढ़ा है। सो उत्पादक को किसने खाया? कंज्यूमर्स ने। तो सबसे पहले जो खाएगा उसको हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। सो द्वितीयक उपभोक्ता, इनको कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और इनको खाएंगे तृतीयक उपभोक्ता,
टर्शरी कंज्यूमर्स। इंग्लिश हिंदी जो भी आपका मीडियम है उसके हिसाब से आप अपने पास नोट डाउन करते चलिएगा। सो ये हो गया सन, सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर्स। अब इसके बाद जितने भी आएंगे उन सबको तृतीयक उपभोक्ता या टर्शरी कंज्यूमर ही कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि उन्होंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया और पूछ दिया कि फ्रॉग क्या है और चार ऑप्शन दे दिए, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है। चार ऑप्शन दे दिए उन्होंने। तो आपको पता है डिकम्पोजर तो है नहीं, जब फ्रॉग मरेगा, जब उसके ऊपर बैक्टीरिया और कवक आएंगे वो कहलाएंगे डिकम्पोजर्स, फ्रॉग तो वो नहीं है। अब ये हरा पौधा भी नहीं है, ये अपने आप भोजन का निर्माण नहीं करता, तो ये प्रोड्यूसर भी नहीं है। बच गया क्या कि भाई ये प्राइमरी कंज्यूमर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है या टर्शरी कंज्यूमर है, ये हमें सिलेक्ट करना होगा। सो हम क्या करेंगे, ग्रास ने खाना बनाया, ये हो गया उत्पादक। ग्रास हॉपर ने डायरेक्ट हरे पौधे को खाया तो ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर द्वितीयक उपभोक्ता। सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता या फिर टर्शरी कंज्यूमर, और टर्शरी कंज्यूमर को भी खाने वाला क्या हो जाएगा, टर्शरी कंज्यूमर या फिर तृतीयक उपभोक्ता। अब हर स्टेज पे ये मरे, ये मरे, ये मरे, ये मरे या ये मरे सीन में आ जाएंगे अपघटक या फिर डिकम्पोजर्स, जो कि उसकी ऊर्जा को वापस इकोसिस्टम के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है जी, डन है। सो अब देखते हैं कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इन स्टेजेस के ऊपर। सो मान लेते हैं सूर्य के पास कितना है, 10,000 ऊर्जा इकाई है मान लेते हैं, ठीक है। सो 10,000 ऊर्जा इकाई। सो अब 10,000 का कितना ट्रांसफर होगा यहाँ पे, फटाफट से सोचिए, फटाफट कितना आएगा यहाँ पे। मैंने आपको बताया था 1%, सूर्य के केस में कितना 1%। सो उत्पादक के पास कितना आ गया, 100 ऊर्जा इकाई। ठीक है जी, यहाँ पे कितना आया 1%। याद रखिएगा, एग्जाम में बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक, अब यहां से प्राथमिक उपभोक्ता के पास कितना जाएगा, 10% जाएगा। सो ये हो गया 10 ऊर्जा इकाई। यहाँ पे कितना ट्रांसफर हुआ, 10%। अब इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता के पास कितना जाएगा, इसका 10% जाएगा। सो यहाँ पे हो गया 1 ऊर्जा इकाई। यहाँ पे फिर अगेन कितना गया, 10% गया। और फिर द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता के पास कितना जाएगा, 10%। तो अब इसको कितना मिल गया, इसको मिला 0.1 ऊर्जा इकाई। आ रहा है समझ में। सो इस तरीके से ट्रांसफर होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस वाले सेक्शन के अंदर। लिंडमैन का 10% का सिद्धांत याद रखेंगे, 10% एनर्जी ट्रांसफर वाली बात याद रखेंगे, सूर्य से 1% ट्रांसफर एनर्जी वाली बात याद रखेंगे। सबसे पहले हमेशा हमारा कौन आएगा, प्रोड्यूसर आएगा। हो सकता है कभी प्रोड्यूसर से पहले सूर्य को भी दिखा दे तो गड़बड़ी नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि सूर्य को प्रोड्यूसर बना देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। मान लीजिए यही एग्जाम्पल आ गया और ग्रास के पहले उन्होंने यहाँ पे ऐसे डैश करके सन लिख दिया है, तो ये ना हो कि भाई मैडम ने कहा था सबसे पहले वाला प्रोड्यूसर होगा तो चलो सन को प्रोड्यूसर बना देंगे। नहीं, सूर्य क्या कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। सो हो सकता है कि हम एरो बनाते समय यहाँ सन को हमने एग्जाम में बना के दे दिया हो, है ना, पर हमेशा वो जो हरा पौधा है वो बनेगा उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर, और उसको डायरेक्टली खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको खाने वाला टर्शरी कंज्यूमर, और उसको खाने वाला टर्शरी कंज्यूमर। और वो जो मैंने आपको नाम बताए हैं वो भी याद रखेंगे, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ एंड सैप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, अब इसी फूड चेन के अंदर एक टर्म आ जाता है फूड वेब, खाद्य जाल। क्या होता है, फूड वेब
हिंदी में कहेंगे खाद्य जाल। ये क्या चीज हो गई? अब जब भी हमने पढ़ा है कि इकोसिस्टम, अभी जब हम पढ़ रहे थे हमने क्या डिस्कस किया था कि उनके आपस में कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन हो रहे हैं, जटिल क्रियाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक मेढक है तो वो एक ही फूड चेन का पार्ट होगा। मेढक कई फूड चेन का पार्ट हो सकता है, या ये ग्रास सिर्फ यहीं पे होगा, या ये ग्रास हॉपर यहीं पे होगा। हो सकता है किसी दूसरे फूड चेन के अंदर ग्रास हॉपर को सीधे स्नेक खा जा रहा हो, या ग्रास हॉपर को बर्ड खा जा रही हो, है ना? ये अलग अलग सब कनेक्टेड होता है आपस में। वो क्या हो गया? वो कहलाता है फूड वेब। खाद्य जाल क्या हो गया? किसी भी पारितंत्र या किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एक दूसरे से कनेक्टेड खाद्य श्रृंखलाएं हैं, कनेक्टेड खाद्य श्रृंखलाएं, ये क्या करती हैं? ये एक जाल जैसा बना देती हैं, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड। इसको ये भी खा रहा है, इसको वो भी खा रहा है, उसको वो भी खा रहा है, उसको वो भी खा रहा है। इट्स नॉट लाइक कि स्नेक के ऊपर कॉपीराइट हो गया है ईगल का कि ईगल ही खाएगा, कोई और नहीं खा सकता, है ना? इस तरीके से क्या होते हैं, ये अनेक अनेक जो हमारे फूड चेन होते हैं, खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं और ये एक जाल जैसा बना देती हैं, और इस जाल को हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल या फिर फूड वेब। इसमें सिर्फ याद रखने वाली बात क्या है कि एक जो हमारा ये कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता या फिर जो प्रोड्यूसर्स है, ये कई फूड चेन के पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात यही है कि कोई भी एक, हमने जो भी पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल पढ़ा है, ये डिफरेंट फूड चेन के अंदर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल की पोजीशन पे हो सकते हैं, और एक ही जीव कई फूड चेन या खाद्य श्रृंखलाओं का पार्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा?